तो गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम पहले जो है राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, बट सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन को रिवोक कर दिया। वहीं पे रिसेंटली राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया। ये राघव चड्ढा जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड का मतलब दैट मीन्स इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, इनके अगेंस्ट कुछ चार्जेस यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं। अब वो चार्जेस को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? जो राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी है। अब प्रिविलेज कमेटी उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर उन चार्जेस के बेसिस पे फर्दर रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और उन रिपोर्ट के बेसिस पे फर्दर यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि इनकी सस्पेंशन को रिवोक करना है या फिर इनको जो है डिस्क्वालीफाई करना है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या प्रोविजंस रहते हैं जिसके अंडर जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जो हमारे लॉ मेकर्स है, दैट मीन जो हमारे एमपीज और एमएलए जो है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसमें तीन क्राइटेरियाज रहते हैं। तीन क्राइटेरियाज है। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो बात की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 में एंड अनुच्छेद आर्टिकल 191 क्लॉज 1 में। वहीं पे सेकंड क्राइटेरिया जो है उसकी बात की गई है इन द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड क्राइटेरिया जो है उसकी बात की गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये तीन क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है लॉ मेकर्स को। तो यहाँ पे आर्टिकल 102 क्लॉज 1 जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज की बात करता है। वहीं पे आर्टिकल 191 जो है वो एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। अब 10th शेड्यूल की बात करें तो 10th शेड्यूल जो है हमारा वो बात करता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ आप सभी ने सुना होगा, जिसको इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 52nd संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी इन 1985 में। वहीं पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब आपका एक क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट पे बताओगे कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, राइट? तो ये आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वन बाय वन हम इन तीनों क्राइटेरिया को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम डील करेंगे आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 191 क्लॉज 1। तो ये जो प्रोविजन है आर्टिकल्स में, दैट मींस आर्टिकल 102 क्लॉज 1 एंड 191 क्लॉज 1 जो है ये कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं। इसमें कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं जिसके अंडर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है लॉ मेकर्स को, ठीक है? तो अब इसमें जो फर्स्ट प्रोविजन बात करता है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि गवर्नमेंट ये जो आपके पास जो भी आपके पास एमएलए एंड एमपीज है, ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड का मतलब कि गवर्नमेंट से, इन सिंपल वर्ड्स में बात करें, गवर्नमेंट से डबल सैलरी नहीं ले सकते। बट हाँ, यहाँ पे रेयर केस होता है। मान लो किसी को, अब क्या किया गया, किसी कंपनी फॉर एग्जांपल बीसीसीआई का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया, लेट्स से। अब बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया, उसकी सैलरी फिक्स कर दी गई। तो अल्टीमेटली, या फिर गवर्नमेंट के अंडर ही वो क्या कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर रहा है और उसकी सैलरी भी उसको मिल रही है। तो इस केस में क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर उस डिपार्टमेंट को या उस ऑर्गेनाइजेशन को पार्लियामेंट ने बाय लॉ लीगल डिक्लेयर नहीं किया है। दैट मीन्स कि वो नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि वो कोई डबल सैलरी नहीं ले सकता गवर्नमेंट से, एक्सेप्ट अगर पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया है किसी ऑफिस को बाय लॉ, ठीक है? तो उस केस में उस पर्सन को, जो भी पर्सन उस ऑफिस को होल्ड करेगा, तो उसको जो है उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकंड बात करते हैं। सेकंड जो यहाँ पे बात करी गई है कि अगर वो मेंबर
इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड की इन सिंपल वर्ड्स में बात करें कि वो पागल है। अब पागल ऐसे कोई नहीं कि मान लो कि कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर के पास चले गए और उसने यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ भाई ये मेंटली डिस्टर्ब है तो इसको जो सस्पेंड कर दो, क्योंकि आपको पता है कि ये सर्टिफिकेट बनाना तो क्या हो सकता है कि सर्टिफिकेट तो जाली सर्टिफिकेट भी बन जाते हैं, राइट। तो इस केस में ये कौन डिक्लेयर करेगा कि ये पर्सन जो है अनसाउंड माइंड है, ये डिक्लेयर किया जाएगा बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर हुआ तभी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड यहां पे बात करी गई कि अगर वो अनडिस्चार्ज्ड सॉल्वेंट होता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दैट मीन्स कि उसने क्या किया यहां पे दैट मीन्स कि यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब कि वो क्या है, यहां पे उसने कोई बैंक फ्रॉड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं, विजय माल्या। जब वो उनको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया था तब वो उस टाइम पे वो राज्यसभा के मेंबर थे। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बात करता है, फोर्थ पॉइंट में बोला गया अगर वो पर्सन जो है, दैट मीन्स कि देखो ये प्रायर कंडीशन होती है कि अगर हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी पोस्ट को होल्ड करना है, चाहे वो पीएम की पोस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो, उन सबके लिए एक क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन होती है उसका मेंबर बनने के लिए, उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर वो पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए वो क्या कर लेता है, अपनी मेंबर जो सिटीजनशिप जो है उसको क्या कर देता है, उसको रिनाउंस कर देता है। दैट मीन्स कि वो किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर लेगा, तब भी क्या कर दिया जाएगा, उसकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि उसने जो है वॉलंटरी अक्वायर कर ली सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, तो अल्टीमेटली वो अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहा, क्योंकि इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप की जो सिंगल सिटीजनशिप ऑफर करती है, तो जिसकी वजह से जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी पोस्ट से, उसकी मेंबरशिप से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहां पे बोला गया कि अगर वो पर्सन या फिर वो मेंबर जो है उसको डिस्क्वालीफाई, अगर उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर किया जाता है बाय अ लॉ, अब बाय लॉ, अब वो बाय लॉ जो है या फिर अंडर एनी लॉ, अब ये लॉ किसने बनाया है, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो उस पर्सन को, उस मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये जो लॉ, उस टाइम पे कोई भी लॉ जो है पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट चेंज भी कर सकती है लॉ को, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी है। तो अल्टीमेटली अगर उस टाइम पे कोई लॉ वैलिड था और उसके अंडर जो है अगर वो पर्सन एलिजिबल होता है तो उसको जो है मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया। अब चलते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ। सेकंड क्राइटेरिया जिसकी बात की जाती है इन द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे पास बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की। अब एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करते हैं। अब एंटी डिफेक्शन लॉ को इंसर्ट किया गया था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब इस शेड्यूल में या एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ प्रोविजंस इंसर्ट किए गए जिसके थ्रू बोला गया कि यहां पे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर्स को उनकी मेंबरशिप से, उनके चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से या फिर पार्लियामेंट के मेंबर है, क्योंकि उस टाइम पे ना 1985 के टाइम पे ये, अगर मैं बात करूं, ये जो लॉ आया था ये आया था राजीव गांधी के टाइम पे। इस टाइम पे एक कहावत फेमस हुई थी, आया राम गया राम, जिसकी वजह से ये
एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, पार्टीज में स्टेबिलिटी लाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये आपके पास जो है ये 10th शेड्यूल जो है और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इंसर्ट किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें जो प्रोविजन जो है उसमें क्या बात करी है कि किन प्रोविजंस के अंडर मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो यहां पे बात करी गई, बोला कि अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर मैं बात कर रहा हूं चाहे वो एमपी है चाहे वो एमएलए है, अगर वो क्या कर लेगा वॉलंटरली गिव्स अप कर देगा क्या, मेंबरशिप किसकी, अगर वो जिस पार्टी से इलेक्ट होके आया है, दैट मीन जिस पार्टी का वो कैंडिडेट था और उस पार्टी के एज अ कैंडिडेट इलेक्ट होके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना, एमएलए बना, अगर वो उस पार्टी को ही छोड़ देगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी मेंबरशिप से। तो ये बात बोलती। सेकंड यहां पे क्या बोला कि अगर वो मेंबर मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, अगर वो क्या करेगा, एब्सटेन कर देगा या फिर रेफ्यूज कर देगा कि वो वोट नहीं करेगा अपनी पार्टी के फेवर में या फिर अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करेगा, तब भी उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ, बट इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको क्या करना पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन के केस में कि अब उस पर्सन ने क्यों एब्सटेन किया कि मैं यहाँ पे वोट नहीं करूंगा, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि 15 दिन के अंदर 15 डेज के अंदर आपको जस्टिफिकेशन देनी होती है कि आपने ऐसा क्यों किया। अब सेम थिंग हैपन हुई थी जब दीपक मिश्रा जो एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, जो दीपक मिश्रा जब राज्यसभा के मेंबर थे, सॉरी जब दीपक मिश्रा सीजीआई थे तो उनके अगेंस्ट जब सीजीआई के अगेंस्ट जब रिमूवल मोशन चला था, इंपीचमेंट मोशन चला था, तो यहाँ पे मनमोहन सिंह उस टाइम पे राज्यसभा के मेंबर थे एंड ही रेफ्यूज टू वोट। तो उस टाइम पे फिर 15 दिन का मतलब वहां पे देखो ये मोशन भी स्टार्ट किया गया था बाय द कांग्रेस पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पे मनमोहन सिंह ने क्या किया था, रेफ्यूज कर दिया था वोट करने से। तो यहाँ पे 15 डेज का टाइम पीरियड होता है कि आपको जस्टिफाई करना होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आप ऐसा कर देते हो तो उस टाइम पे आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि कोई भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर इलेक्ट होके जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है या फिर एमएलए बनता है, और उसके बाद आफ्टर इलेक्ट होने के बाद वो ज्वाइन कर लेगा, ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जो पावर में है पॉलिटिकल पार्टी या कोई और पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखो एक होता है ज्वाइन करना, एक होता है अपना समर्थन देना, दैट मीन्स आप सपोर्ट कर रहे हो किसी पार्टी को सरकार बनाने में, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आप उस पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हो तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट। एंड जो इसमें लास्ट पॉइंट जो बात करी गई है, तो यहाँ पे बोला गया इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर, अब आपको पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर ज्वाइन कर लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, अब इनको थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है कि इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को बोला जाता है कि हमने आपको नॉमिनेट तो कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, अब इनको एक लिबर्टी दी जाती है कि ये ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 6 मंथ, जब इनको नॉमिनेट किया गया उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, जैसे 6 मंथ का टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ये बात याद रखना, उनको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ, राइट। तो ये प्रोविजन है जिसके अंडर बात करी गई, किनकी 10th शेड्यूल में बात करी गई, जो प्रोविजन है जिसके अंडर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब देखो ये जो 1985 का एक्ट था जो आपके पास एंटी डिफेक्शन लॉ था, अब इसको क्या किया गया, 1985 के लॉ को इसको अमेंड किया गया इन
2003 में यहाँ पे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई। अब आप मेरे को बताओगे कि 91st, ये कमेंट में बताना कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में और क्या चेंजेस लाए गए थे पार्लियामेंट में। अब 1985 के एक्ट को 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यहाँ पे क्या किया गया, चेंज किया गया। अब देखो, जब 1985 में ओरिजिनली क्या बोला गया कि अगर किसी पार्टी के मेंबर्स, कोई पार्टी है, उसके अगर 1/3 मेंबर जो है वो क्या कर रहे हैं, किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, अगर किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, मतलब 1/3 मेंबर चाहते हैं उस पार्टी के कि हम अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, तो इस केस में इसको मर्जर कंसीडर किया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। जो हमने बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टी अगर छोड़ देगा तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बट हाँ यहाँ पे 1/3 मेंबर जो है अगर एग्री करते हैं मर्जर के लिए तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाए, मतलब इतने मेंबर जो है वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब इस 1/3 को चेंज कर दिया गया 2003 में बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बोला ये अब ये 1/3 नहीं होगा, मर्जर जो कंसीडर किया जाएगा वो 2/3 के केस में किया जाएगा। अगर 2/3 मेंबर्स एग्री करते हैं तभी मर्जर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात याद रखना। क्लियर बात? चलो अब बात करते हैं थर्ड प्रोविजन की, दैट मीन थर्ड जो क्लासिफिकेशन थी हमारे पास, आरपीए एक्ट 1951। अब हम बात करेंगे आरपीए 1951 की। अब आरपीए के अंडर जो है सेक्शंस हैं जिसके अंडर जो है बात की जाती है, तो मेनली हम सेक्शंस की ही बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 8 आरपीए का। जो सेक्शन 8 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 8 है, वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। अब डिस्क्वालिफिकेशन जो की जाएगी मेंबर्स की फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के केस में की जाएगी। ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, दैट मींस ये जो सेक्शन 8 है आरपीए का, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन एम क्या है कि यहां पे क्या करना है, प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट ही करना है क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स को, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की जो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि दैट मींस की पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन ना हो, दैट मींस कि यहाँ पे क्रिमिनल जो है अब ज्यादा पार्टिसिपेट, जो हमारे नेता ना बने, सिंपल सी बात है, प्रिवेंटिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सेक्शन 8 के अंडर बात की जाती है कि यहाँ पे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो ऑफेंसेस कन्विक्ट करता है वहीं पे। दैट मींस अब देखो सेक्शन 8 क्लॉज 1 जो है वो आपके पास बात करेगा कि यहाँ पे, अब हमने बोला कन्विक्टिंग और ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कन्विक्शन जो होगी अंडर सर्टेन ऑफेंसेस की बात करी गई है। यहाँ पे मेंबर की जो डिस्क्वालिफिकेशन की जाएगी अंडर सर्टेन ऑफेंसेस के केस में की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो पर्सन जो है या वो मेंबर जो है वो क्या करेगा, ये बात याद रखना, अगर वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, प्रमोटिंग कर रहा है एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, मतलब यहाँ पे भड़का रहा है दो ग्रुपों के बीच में, ठीक है, डिफरेंसेस अक्कर कर रहा है, उन दोनों को भड़का रहा है, तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ब्राइबरी के केस में, ठीक है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर वो क्रिएट करता है इलेक्शन में। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब कि अगर मैं बात करूं, वो कोई ऐसे कोई इन्फ्लुएंस लगा देगा वो कास्ट के बेसिस पे या फिर कुछ भी, कि ठीक है कि मैं वो वहां पे इलेक्शन के केसेस में कास्ट या फिर लैंग्वेज या सिंपैथी के बेसिस पे जो है अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। वहीं पे सेक्शन 8 क्लॉज 2 जो है वो आपके पास बात करता है ऑफेंसेस की। जो ऑफेंसेस यहाँ पे डील करता है होर्डिंग के साथ। होर्डिंग आप समझते होंगे कि मतलब यहाँ पे जमाखोरी, ठीक है, जमाखोरी कर रहा है वो बंदा, ये जमाखोरी देखो, या तो क्या हुआ कि
यहाँ पे फूड जो है, फूड की अडल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं कि मिलावटी फूड यहाँ पे क्या दे रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है, या फिर होल्डिंग कर रहा है यहाँ पे ड्रग्स की, दारू की, कुछ भी हम ले लो, लिक्विड की ले लो, ठीक है, तो उस केस में भी उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। या फिर यहीं पे 8 क्लॉज 2 में बोला गया कि या फिर वो पर्सन या फिर वो मेंबर जो है उसको एटलीस्ट 6 मंथ का सेंटेंस, मतलब उसको 6 महीने की सजा हुई थी, एटलीस्ट 6 मंथ या उससे ज्यादा, अगर 2 मंथ है, 3 मंथ है, 5 मंथ भी है तब नहीं हम बात करेंगे, अगर 6 मंथ या उससे ज्यादा जो है उसको सजा हुई थी। किस ऑफेंस के केस में? कोई भी ऑफेंस जो ऑफेंस डील करते हैं हम किसके अंडर, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर। अगर उस पर्सन को सजा हुई है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम जितनी भी हो, तब भी उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, उस मेंबर को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राइट, चलो अब बात करते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 3 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो बात करता है, इसमें बात करिए कि मेंबर अगर उसको सेंटेंस हुआ है, सेंटेंस्ड ऑफ इम्प्रिजनमेंट हुई है नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से कम, सॉरी नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब अगर 2 साल या उससे ज्यादा की उसको सजा हुई है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, 2 साल से कम वाली की बात नहीं कर रहे हैं, 2 साल या उससे ज्यादा की बात कर रहे हैं, अगर 2 ईयर्स और मोर, तो उस केस में उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब डिस्क्वालीफाई कब किया जाएगा, जब उसको वो सजा हुई, दैट मीन्स उसको जब वो कन्विक्शन जो है वो दी जाएगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसकी ये जो डिस्क्वालिफिकेशन जो है, दैट मीन्स ये मेंबर जो डिस्क्वालिफाइड जो होगा वो किस केस में होगा, मतलब कितने टाइम के लिए होगा, जब तक उसकी इंप्रिजनमेंट कंप्लीट नहीं होती, या कब तक, मतलब कि देखो अगर मान लो उसको सजा हुई 3 साल की, 2 साल से ज्यादा होनी चाहिए, हम मान के चलते कि 3 ईयर इंप्रिजनमेंट है, नो डाउट होगी। अब 3 ईयर के बाद वो सजा काट के जब वापिस आएगा तो उसके बाद 3 ईयर्स के नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई रहेगा कि वो मेंबर नहीं बन सकता, मतलब टोटल लेके चलो कि उसके 9 साल तो गए, मतलब आफ्टर रिलीज 6 ईयर जो है, फर्दर 6 ईयर्स के लिए वो कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन, वो मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, दैट मीन 6 ईयर सिंस इज और हर रिलीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जो आपके पास राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो आरपीएस सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंडर ही किया गया था। राइट, तो ये बात भी याद रखिएगा। अब आपके पास जो सेक्शन 9 है ऑफ आरपीए, वो बात करता है कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर को। अब डिस्क्वालीफाई जो किया जाएगा वो किस केस में किया जाएगा, इन केस ऑफ करप्शन के केस में और डिसलॉयल्टी के केस में। ठीक है, अगर करप्शन चार्जेस लगते हैं या फिर डिसलॉयल्टी कोई भी चार्जेस ऐसे लगते हैं तो उस केस में जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। देन सेक्शन 10 जो है वो डील करता है, सेक्शन 10 ऑफ आरपीए बात करता है कि यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फॉर फेलियर, जब वो मेंबर जो है वो फेल हो जाएगा टू लॉज एन अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो मेंबर फेल हो जाता है कि जो भी उसने एक्सपेंसेस किए थे ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम पे, अगर वो उसका फुल डिटेल नहीं दे पाता है टू द इलेक्शन कमीशन, या उसके जो पूरा डिटेल जो है सबमिट नहीं करवा पाएगा, तो उस टाइम पे भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड सेक्शन 11 जो है वो बात करता है फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस वो करता है तो उस केस में जो है उस मेंबर को डील कर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो यहीं पे देखो ये तो थे हमारे पास 3 प्रोसीजर जिसके अंदर जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि इस केस में
जो मेंबर जो हैं जो डिस्क्वालीफाई किए जाते हैं, और यहाँ पे जो डिसीजन जो है क्वेश्चन पे, दैट मीन्स डिसीजन जो होगा कि वो मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा अंडर द डिफेक्शन, जो डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमने किया, उसके अंडर कौन मेन अथॉरिटी होता है जो डिसाइड करता है? तो वो जो आपके पास मेन अथॉरिटी होता है चेयरमैन और स्पीकर। और क्या इस टाइम पे ये मैं बात कर रहा हूं अंडर द 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल के अंडर। और क्या इस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है? यस, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू भी होता है। और एक और बात, यहां पे अगर अंडर 10th शेड्यूल कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है तो क्या वो फिर से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, एलिजिबल होता है फॉर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए? यस, तो वो एलिजिबल होता है। अब यहीं पे एक और बात करते हैं, लास्ट बात कर रहा हूं। यहाँ पे रिसेंटली एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2017 में, अभिराम केस, अभिराम सिंह केस। तो यहाँ पे क्या बोला कि आरपीए के अंडर अगर कोई भी पर्सन या कोई भी जो मेंबर है जिसने वोट जब मांगे, दैट मीन उसने वोट जो है किस नाम पे गेन किया, उसको जो वोट जो मांगे तो उस टाइम पे उसने किसका सहारा लिया? कास्ट का सहारा लिया। वोट जो मांगे उसने अपने कैंपेनिंग में कास्ट की बात कर दी, लैंग्वेज की बात कर दी कैंडिडेट ने, उसने रेस की बात कर दी, उसने रिलीजन के नाम पे वोट लिए। तो इस टाइम इस केस में क्या कर दिया जाएगा? इलेक्शन जो है उस सीट पे, जो जिस सीट से वो इलेक्ट होके आया है, उन इलेक्शन को वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। फिर से जो है फ्रेश इलेक्शन वहां पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो एक ये भी गाइडलाइन है कि कोई भी कैंडिडेट जो है कास्ट, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, ऐसे किसी भी नाम पे, जाति पाति के नाम पे कोई भी वोट नहीं मांग सकता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया हो। अगर आपको मेरे टॉपिक पसंद आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।